शुभ प्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम 31 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई क्लास 10 की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। ये कोई पहला टॉपिक नहीं है या कोई पहली वर्कशीट नहीं है इस टॉपिक पे। इससे पहले भी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। फटाफट शुरू करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की क्षमता, यह क्रमशः H+ और OH- आयनों की उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। मतलब जो अम्ल होगा वो H+ आयन उत्पन्न करेगा और जो क्षार होगा वो OH- आयन उत्पन्न करेगा। अम्ल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा H+ आयन होंगे और क्षार जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा OH- आयन होंगे। जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl को यदि आप पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि CH3COOH। एक और बात बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला होता है सिरके का, जो चाउमीन में डलता है। तो जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं जो हम खाते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया। हम प्रबल अम्लों को नहीं खा सकते। जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जो क्षार कम OH आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। समान सांद्रता के HCl और CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल दोनों H+ आयनों की लगभग अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर मैं CH3COOH और HCl बराबर मात्रा में लूँ और उनको पानी में डालूँ तब भी जो H+ आयन निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे, क्योंकि HCl तो पूरा टूट जाएगा लेकिन CH3COOH पूरा नहीं टूटता। HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है इसलिए अधिक H+ को उत्पन्न करता है, जबकि CH3COOH अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होते हैं वो अधिक OH आयन उत्पन्न करते हैं, उसे प्रबल क्षार, और जो क्षार कम OH आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो हमने प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया है लवणों का प्रकार, कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर इस सारणी को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 तरीके के लिखे हुए हैं, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। पर उदासीन 2 बार लिखा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। यदि आप मिलाते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, मतलब दोनों ही ताकतवर, तो ताकत से ताकत कट जाती है और आपको जो मिलता है वो मिलता है उदासीन। अगर आप मिलाते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार तो आप ये लगाइए कि क्षार की ताकत ज़्यादा, अम्ल की ताकत कम। तो क्षार की थोड़ी ताकत खत्म होने के बाद भी वो क्षार बच जाता है, इसीलिए जो लवण मिलेगा वो मिलेगा क्षारीय। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लोगे तो अब क्षार की ताकत ज़्यादा बची हुई है, ठीक है, सॉरी, अम्ल की ताकत ज़्यादा बची हुई है, तो जो लवण मिलता है वो मिलता है अम्लीय। और अगर दोनों ही दुर्बल हैं तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं और जो लवण मिलता है वो मिलता है उदासीन। कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। उदाहरणों को आप देख सकते हैं कि कौन से अम्ल हैं, कौन से क्षार हैं और उनसे बनने वाले लवण कौन से हैं। एक और चीज़ लिखिए कि हमारे शरीर का pH 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इससे कम और इससे ज़्यादा pH पे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा है कि pH का महत्व क्या होता है। यदि वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है और जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। हमारे पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा HCl उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचक में सहायक है, परंतु अपच के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसे एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम कार्बोनेट के अम्ल से इस अधिकता को उदासीन कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर की चाट पकौड़ी कई बार ज़्यादा खाएंगे तो आपके पेट में अम्ल उस चाट पकौड़ी को पचाने के लिए ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा अम्ल बनने के कारण आपको हो सकती है एसिडिटी। कई बार आपको हुई भी होगी जब सीने में जलन हो जाती है। तो कॉमनली हम उसके लिए इनो पीते हैं। इनो की जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिर है हमारे पास कि
हमारे पाचन तंत्र, हम मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा के जीवाणुओं द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। मतलब हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, दांतों के आसपास जो जीवाणु होते हैं वो शर्करा यानी चीनी को तोड़ के अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय होता है, उसमें नमक भी होता है। आपने कई बार टीवी पे देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमक से दांतों का पीलापन मिटता है। मधुमक्खी का डंक भी एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक द्वारा किया जाता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। जिसे हम बिच्छू घास भी कहते हैं, वो जो बिच्छू घास होती है वो भी मेथनोइक अम्ल छोड़ती है जिससे कि हमारे को वो जलन होती है। मिट्टी का पीएच पौधों का पोषक तत्वों में उपलब्धि में सहायक होता है। अतः मिट्टी की अम्लीयता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग के द्वारा क्षारीय किया जाता है। यानी मिट्टी में भी जो अम्लीयता होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। चलिए तो अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रूप में पहचानिए। तो KCl जो है, KCl किससे बना होगा? KCl बना होगा KOH प्लस HCl से। और मैं आपको बता दूं कि KOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग, प्रबल होते हैं, तो इसका जो होगा वो बिल्कुल उदासीन होगा। NaNO3 जो है वो एक प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार से बनता है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। और NH4 होल ट्वाइस SO4 ये बनता है एक बहुत प्रबल अम्ल से, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय हो जाएगी। MgCl2 के अम्ल और क्षारक किससे बना है? तो MgCl2 की बात कर लेते हैं। यहाँ नीचे वो ये बनता है MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl, जो कि दोनों ही प्रबल हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है। और ये पूरा, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया तीसरा। तीसरे का बी पार्ट है कि आमाशय में बनने वाला अम्ल का नाम बताइए। आमाशय में अम्ल बनता है HCl। फिर है कि जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो जीवों के लिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होती है। आगे है, एंटासिड किस प्रकार से कार्य करते हैं? 2 एंटासिड का नाम लिखिए। तो एंटासिड का 2 नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका जलीय वर्षा वाला था 3 का C, और एंटासिड है आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, स्वस्थ विकास के लिए पौधों का पीएच, और पीएच जो होना चाहिए वो होना चाहिए ये, वो कहता है लेकिन मिट्टी का पीएच 5.6 है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपके सामने आपकी साइंस की वर्कशीट के सारे सॉल्यूशन हैं। हम बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी वर्कशीट पर। तो यदि आपको आंसर नोट डाउन करने हैं तो आप स्क्रीन पॉज करके आंसर नोट डाउन कीजिए और आंसरों को समझिए ज़रूर कि आपको क्या समझाया गया है, क्योंकि वही आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। हम बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी वर्कशीट पर, जो कि गणित की है। जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण। पिछली मैथ्स की वर्कशीटों में हमने रैखिक समीकरणों की बात करी जो एक सीधी रेखा को दर्शाते हैं। हमने बात करी कि कैसे हम इन सभी समीकरणों को लिख सकते हैं, और हमने अलग अलग तरीके भी सीखे इनको लिखने के और सॉल्व करने के। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सीखा था कि किस तरीके से ग्राफ बना के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि यानी कि प्रतिस्थापन और विलोपन भी सीखा था। बस वज्र गुणन विधि अभी हमने नहीं सीखी है, जो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। आज का प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का है। आज का प्रश्न है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी
काम को मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा इस अकेले काम को करने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे अगर आप कभी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि माना एक महिला को काम करने में लगे x दिन और एक पुरुष को काम करने में लगे y दिन। अगर x दिनों में महिलाएं काम करती हैं तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। और एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। अब हमारे पास 2 महिलाएं थी पहले और 5 पुरुष थे। एक महिला अगर 1/x करती है तो 2 महिलाएं कितनी करेंगी? 2/x। और 5 पुरुष 5/y। और कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 4 दिनों में। तो एक दिन में होगा 1/4। तो इक्वेशन आपके सामने देखिए, इक्वेशन क्या बनी? 2x + 5y = 1/4। इसको माना इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो 3 महिलाएं तो 3/x, 6 पुरुष तो 6/y और ख़त्म करते हैं 3 दिन में तो 1/3, एक दिन का काम। तो इक्वेशन क्या बन गई? 3x + 6y = 1/3। अब परेशानी ये है कि हम अपॉन में x और अपॉन में y को सॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए हमें इसको लेट करना पड़ेगा, 1/x को p और 1/y को q। लेट करने के बाद अब देखिए, जो 2/x था, जो आपका था 2/x, वो हो गया 2p। 1/x का p हो गया और 5/y बन गया 5q। 1/4 आपका अभी भी 1/4 ही रहा। अब हमने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/4 को आपको सॉल्व करना है। तो ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 2 से भी और 5q से भी, जिसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इक्वेशन आ गई 8p + 20q = 1। यही सारे स्टेप हमने दूसरी इक्वेशन में भी लगाए और वो बन गई 9p + 18q = 1। कैसे किया? इक्वेशन को, वीडियो को रिवाइंड करके और आप देखिए दोबारा से, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझते हैं। अब हमारे पास एक समीकरण तीसरा आ गया और एक समीकरण चौथा आ गया। हमने क्या किया, यहाँ ये 8p का जो 8 था और जो 9p का 9 था, इस 8p से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को और इस 9 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, ताकि एलिमिनेशन कर सकें। और आपके पास आ गया 72p + 180q = 9 और 72p = 144q = 8। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं तो 72 से 72 कट जाता है और 180 में से जब 144 जाता है तो आपके पास बचता है 36q बराबर 9 में से 8 जाता है तो क्या बचता है? 1। तो आपका आंसर आ गया 36q = 1। तो q की वैल्यू आ गई 1/36। q आपने क्या माना था? अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो आपने माना था q 1/y। तो हमने जो q की वैल्यू 1/36 आई है उसको y के सामने रख दिया और y की वैल्यू आ गई अब 36। इसी प्रकार हमने इस q की वैल्यू को रखा इस इक्वेशन में और हमारे पास जो p की वैल्यू आई वो आ गई 1/18। इस p और q की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने x की वैल्यू निकाल ली 18 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, जिससे हमारा मतलब ये हुआ कि महिलाएं उस काम को करती हैं 18 दिन में और पुरुष उस काम को कर पाएंगे 36 दिन में। या एक महिला 18 दिनों में काम पूरा करेगी और एक पुरुष 36 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ये गणित का आपकी आज की वर्कशीट है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या थे। तो पहला है कि अद्वितीय हल का अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ है एक हल। अद्वितीय हल का मतलब है एक, मतलब अद्वितीय कि कोई दो ना हो, एक ही हो। दूसरा प्रश्न है कि समीकरण युग्म का हल कीजिए। इसको मैंने हल किया है आपके लिए, उसको देख लेते हैं सीधा। आपके सामने आपको हल दिखेगा 2/x = 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2। x बराबर 1/x को मान लिया p, 1/y को मान लिया q। तो सीधे सीधे जो 2/x था वो हो गया 2p, जो 3/y था वो हो गया 3q बराबर 13। और जो दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन थी 5/x वो हो गया 5p, 4/y हो गया 4q और -2 हो गया -2।
पर सॉल्व करने के लिए तो जो दोनों पहले वाली संख्याएं थी p वो बराबर होनी चाहिए, तो इस 2p के 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, और इस 5p के 5 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, और हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली आई वो आई कुछ ये 10p जमा 15q बराबर 65 और 10p माइनस 8q बराबर -4। साइन चेंज करें और काटा, तो काटने के बाद 15 और 8 हो गया 23, और 65 में से 4 गया तो 65 में 4 ऐड हुआ तो 69। q की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। इस q की मान को मैंने रखा इक्वेशन नंबर तीसरी में। तीसरी इक्वेशन कौन सी थी? अगर आप ध्यान से ऊपर देखो तो ये थी आपकी तीसरी इक्वेशन, उसमें रखा तो मेरा p का मान आ गया 2, p का मान 2, q का मान 3, 1/x था p, 1/y था q, तो p का मान x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। एक बार में मैं जानता हूँ कई बार समझ में नहीं आएगा, तो आप इक्वेशन को रिवाइंड कीजिए 20 सेकंड 30 सेकंड और इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, क्योंकि दोबारा समझेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा क्वेश्चन था वो था 8 महिलाएं और 12 पुरुष, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह था, और 10 दिन में काम पूरा करते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष 14 दिन में काम पूरा करते हैं। अब देखते हैं कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। तो भैया हमने कह दिया कि एक महिला द्वारा किया गया काम 1/x, एक पुरुष द्वारा किया गया काम 1/y। तो इक्वेशन बन गई 8x जमा 12y बराबर 1/10 और 6x प्लस 8y बराबर 1/14। 1/x को p, 1/y को q। तो सीधे इक्वेशन बन गई 8p प्लस 12q बराबर 1/10 और 6p प्लस 8q बराबर 1/14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ये 10 है ये मल्टीप्लाई होगा 8 से भी और 12 से भी, जो 14 है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से भी और 8 से भी। तो मल्टीप्लाई हुआ जब 10, 10 8 80, 10 12 120 और 1/10 रह गया सिर्फ 1। ऐसे ही 14 किया मल्टीप्लाई, तो 14 6 84, 14 8 112 और रह गया 1। पर दिक्कत अभी भी वहीं का वहीं, ये 80p है और ये 84p है। तो अब करना पड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 80p से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, और इस 84p से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। तो हमारी इक्वेशन बन गई कुछ ये 6720 प्लस 10,080q बराबर 84 पहली, और 6720p और 8960q बराबर 80 इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने वैल्यूज ऐसी दी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो q की जो वैल्यू आई वो आई 1/280। इस q की वैल्यू को जब आपने पुट किया तो आपकी p की वैल्यू आई 1/140। सॉल्व करने पर जो आप कर लेंगे सॉल्व, स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। x माना था 1/p, y माना था 1/q, तो इसको सॉल्व करके x का मान आया 140 और y आ गया आपका 280। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महिलाओं ने कितने दिन में काम किया, तो एक महिला 140 दिन लगाएगी और एक पुरुष 280 दिन। आपके सम्मुख है क्वेश्चन, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, वो सब आप लोगों को आता है। हम आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे और अगली वर्कशीट पे, जो कि हिंदी की है। आज आपको हिंदी में आया रचनात्मक लेख। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि रचनात्मक का मतलब होता है रचना करना, मतलब कुछ नया बनाना। आज की जो रचनात्मक लेख है वो कहानी के ऊपर है। ऊपर आप लिखिए विद्यार्थी का नाम, जो भी आप लिखना चाहें, XYZ, अपने क्लास टीचर का नाम लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो आपके क्लास टीचर का नाम। यहाँ एक चित्रों की श्रृंखला दी जा रही है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और थोड़ा चिंतन कीजिए। चिंतन का मतलब होता है सोचिए उसके बारे में। तो चित्र आपके सामने वही चित्र थे पिछले वाले ही, अब पूरे दिख रहे हैं। एक लड़की है जो शायद एक खेत में रहती है, खेत में कुछ घर बने हुए हैं, धूप है और वो आगे जाती है, उसको एक घोंसला दिख रहा है, साथ में एक बिल्ली भी खड़ी है, शायद बिल्ली उस अंडे को खाना चाहती है। उसको एक अंडा मिला, बिल्ली की नज़र अंडे पे है, वो वापस आई है, उसने उस अंडे को मुर्गी के हवाले कर दिया। अब ये मुझे चित्र दिख रहे हैं। वो कहते हैं क्या इन चित्रों को जोड़कर आप एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं? कोशिश कीजिए, शायद कोई अनोखी और रोचक कहानी बन जाए। अब देखिए कैसे बनाई है मैंने कहानी। मैंने एक कहानी लिखी है
आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको इस कहानी से सिर्फ हिंट लेनी है, आइडिया लेने और अपनी एक कहानी लिखनी है। तो ये है, एक खेत में एक लड़की रहती थी। खेत में अपनी झोपड़ी में वह अपने जानवरों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए जंगल में गई। जंगल से ऐसे घास, पत्तियाँ। वहाँ उसे एक छोटा अंडा मिला। अंडा घोंसले पर था, घोंसला ज़मीन पर था, आसपास कोई नहीं था। हो सकता है घोंसला किसी ऊंचे पेड़ से गिरा हो। पास में एक बिल्ली थी, उसने अंडे पे नज़र रखी थी। अंडे को बचाने के लिए उस लड़की ने उस अंडे को घर ले आई और मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। कुछ दिनों के बाद एक छोटा बच्चा पक्षी आया, लेकिन माँ मुर्गी ने उसे अपना ही समझ लिया। चिड़िया को इतनी खुशी से जीते हुए देखकर लड़की को इतनी संतुष्टि हुई। तो मैंने उस लड़की की संतुष्टि के बारे में कहानी लिखी है। आप चाहें तो आप किसी और विषय में लिख सकते हैं, उन्हीं पिक्चर को, उन्हीं डायग्राम्स को देखकर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी वर्कशीट रोज़ कंप्लीट कर रहे होंगे और रोज़ अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने स्कूल के टीचर्स को भेजे हुए होंगे। ये हम सभी के ऊपर बहुत मुसीबत का समय है, कोरोना हमारे आसपास है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए इस टाइम पे। तो मैं आपसे कल फिर मिलूँगा कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।